हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर। ये मेरा चौथा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोलॉजी। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय फोर्थ लेक्चर वीडियो। ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए जल्दी से एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 3 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो पिछले जो लेक्चर वीडियोस हैं उसमें मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूं कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या होती है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं एंड टाइप ऑफ रिसर्च। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च कितने टाइप की होती है एंड रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में डिटेल में बात करें तो 10 स्टेप होते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमने पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस किया है एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी सैंपल डिजाइन। जब रिसर्च प्रोसेस में पढ़ा रही थी पिछले लेक्चर में तो वहां पे एक स्टेप आया था सैंपल डिजाइन। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं डिटेल में ये जो सैंपल है ना, सैंपलिंग के एक्चुअली कई मेथड्स हैं, तो वो हम डिटेल में आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सैंपल डिजाइन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बार स्लाइड आप देख लीजिए, टाइप ऑफ रिसर्च। एक्चुअली ये स्लाइड मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले लेक्चर वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ये डिफरेंट टाइप की रिसर्च है जो मैंने डिटेल में डिस्कस की है, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, सिंपल कुछ स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस के, तो ये सारे स्टेप्स हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था चौथा स्टेप क्या है, रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन, ठीक है, यानी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर जो एक रिसर्चर फॉलो करेगा अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। और रिसर्च डिजाइन में ही आता है सैंपल डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में ही आता है सैंपल डिजाइन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये स्लाइड मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाई थी ना। मैंने आपको बताया था, बस एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था सैंपल क्या होता है। सैंपल क्या है, देखिए, हम पूरा यूनिवर्स या पूरी पॉपुलेशन को तो अपनी रिसर्च में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसलिए पूरे यूनिवर्स में से, पूरे पॉपुलेशन में से जब हम कुछ फ्यू आइटम्स को जब सिलेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सैंपल। जैसे एग्जांपल बताया था मैंने, जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें क्या पूरी बॉडी का ब्लड तो नहीं देते ना, ब्लड का एक छोटा सा सैंपल दिया जाता है ना, तो दैट इज सैंपल। ऐसे ही रिसर्च में भी पूरा पॉपुलेशन कवर करना वो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए पॉपुलेशन से एक कुछ आइटम को सिलेक्ट किए जाते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पूरी पॉपुलेशन का, तो उसी को कहा जाता है सैंपल। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन मतलब कि इस सैंपल को सिलेक्ट कैसे करेंगे। ये एक दिक्कत आती है कि अगर 1 लाख है कहीं की पॉपुलेशन, ठीक है, आपको कुछ सर्वे करना है, कुछ कंज्यूमर परसेप्शन जानना है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस जानना है, तो क्या 1 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट करना आसान है? ये काफी मुश्किल है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ सैंपल सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि उस सैंपल को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे सैंपल डिजाइन में। तो सिलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब है जहां पे हर एक एलिमेंट, 1 लाख जैसे आइटम है, 1 लाख आइटम में से हर एक एलिमेंट की इक्वल प्रोबेबिलिटी हो ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यानी हर आइटम की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो सिलेक्ट हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, जब जो आइटम है उनकी प्रोबेबिलिटी बराबर ना हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के एग्जांपल सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, और ये सब हम आज पढ़ेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल कन्वीनियंस, जजमेंट, कोटा सैंपलिंग, ये सब नॉन प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में डिटेल में आज हमें पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या क्या आता है, सिंपल रैंडम आता है, क्लस्टर आता है, स्ट्रेटिफाइड आता है एंड सिस्टमैटिक आता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, कोटा सैंपलिंग आता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग आता है एंड जजमेंट सैंपलिंग आता है। तो इन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस भी आता है और इंडिविजुअली इन्हें पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइप की सैंपलिंग, डिलिबरेट सैंपलिंग। सबसे पहली टाइप की जो सैंपलिंग है दैट इज डिलिबरेट सैंपलिंग। देखिए, नाम क्या है, नाम पे जाइएगा। ठीक है, देखिए, जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। डिलिबरेट
डिलिबरेट का मतलब क्या है कि डिलिबरेटली उस आइटम को पिक किया जा रहा है। जैसे ये पॉपुलेशन है, सपोज करिए ये 1 लाख की पॉपुलेशन है, ठीक है, हमें इसमें से 1000 आइटम सिलेक्ट करने हैं, 1000 आइटम हमें सिलेक्ट करने हैं, ये 1000 की पॉपुलेशन है, ठीक है। जब रिसर्चर डिलिबरेटली किसी आइटम को पिक करे, ठीक है, डिलिबरेटली मतलब पर्पसफुली किसी आइटम को पिक करे, तो दैट विल बी कॉल्ड डिलिबरेट सैम्पलिंग। देखिए डिलिबरेट सैम्पलिंग या इसे पर्पसिव सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। ये वो सैम्पलिंग मेथड है जहां पर जो रिसर्चर है वो सिलेक्ट करता है पर्टिकुलर यूनिट, डिलिबरेटली सिलेक्ट कर रहा है, डिलिबरेटली यानी किसी पर्पस से वो डिलिबरेटली इस आइटम को पिक कर रहा है, इस आइटम को पिक कर रहा है, इस आइटम को पिक कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिलिबरेट सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक, समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कोई स्कूल है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई स्कूल है जिसमें है 3000 बच्चे, एग्जाम्पल है एक स्कूल है जिसमें 3000 बच्चे हैं, ठीक है। अब इसमें से 3000 में से 100 बच्चे सिलेक्ट करना है। तो अगर जो प्रिंसिपल है या जो हेड है स्कूल का वो डिलिबरेटली यानी पर्पसफुली उन 100 बच्चों को सिलेक्ट कर रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड डिलिबरेट सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब यहाँ पे भी वही चीज है, जैसा नाम वैसा काम। कन्वीनियंस यानी आसानी जिस चीज में हो, ठीक है, यानी कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें से हम वो आइटम पिक कर लेंगे, वो आइटम अपने सैंपल में पिक कर लेंगे जो आसान है, ईज टू एक्सेस, यानी जिनको एक्सेस करना आसान है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए आपको पेट्रोल पंप पे कुछ सर्वे करना है, आप एक रिसर्चर हैं, आपको पेट्रोल पंप पे सर्वे करना है, ठीक है। तो मैं ग्रेटर नोएडा की जैसे हूं, तो ग्रेटर नोएडा के पेट्रोल पंप पे सर्वे करना है। तो पेट्रोल पंप की बात करूं तो अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करती हूँ, दिल्ली एनसीआर में तो बहुत सारे पेट्रोल पंप है, ठीक है, वहां पे आपको सर्वे करना है। तो अगर कन्वीनियंस सैम्पलिंग आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप जहां रहते हैं उसके आसपास के पेट्रोल पंप को आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने डेटा वहां से कलेक्ट किया, ठीक है। यानी रिसर्चर ने जब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुविधाजनक हो, रिसर्चर को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, सुविधाजनक हो, उसके आसपास का उसने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देखिए इसमें क्या है, पॉपुलेशन एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं फॉर इंक्लूजन इन सैंपल बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेस, यानी जो आसानी से हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक, बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसका जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी नॉट करेक्ट, वो सही नहीं होगा, वो बायस्ड रिजल्ट होगा, क्योंकि आपने पूरा ढंग से पूरी पॉपुलेशन का सर्वे तो किया ही नहीं, आप जहां रहते हैं अपने आसपास के लोगों से डेटा कलेक्ट कर लिया, तो इसका रिजल्ट क्या सही आएगा, नहीं आएगा ना। ठीक, अगली जो सैम्पलिंग है दैट इज जजमेंट सैम्पलिंग। अगली क्या है, जजमेंट सैम्पलिंग। तो जजमेंट सैम्पलिंग में क्या होता है, जो रिसर्चर है वो अपना जजमेंट यूज करता है, यानी अपनी बुद्धि, अपना जो भी बुद्धि विवेक है वो यूज करके सैंपल सिलेक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल ये वाला था ना, एक स्कूल है, 3000 बच्चे हैं, 100 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो जो भी स्कूल का हेड है वो अपने जजमेंट के हिसाब से, अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से उसमें से 100 बच्चे स्कूल से सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक, और वही क्या होंगे, पूरी पॉपुलेशन का क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव, तो दैट इज कॉल्ड जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक, यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अगली क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंपल रैंडम यानी रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये पॉपुलेशन है 3000, स्कूल का एग्जाम्पल चलिए लेते हैं, 3000 बच्चे हैं, ये एक स्कूल है, ये एक स्कूल है, इसमें 3000 बच्चे हैं, 100 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। ठीक, अगर जो स्कूल का हेड है उसने रेंडमली, वो क्लास में जाता गया और रेंडमली उसने 100 बच्चे, या सुबह असेंबली हुई, सारे बच्चे 3000 बच्चे खड़े थे ग्राउंड में, उसने रेंडमली 100 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसको चांस सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है उसका इक्वल चांस है ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, इस सैंपल में इंक्लूड होने का इक्वल चांस है, इसलिए इसे चांस सैम्पलिंग भी कहते हैं या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, हर एलिमेंट के सिलेक्ट होने की इक्वल संभावना है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देखिए वही चीज लिखी है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस, इनका इक्वल चांस है इंक्लूड होने का, एग्जाम्पल ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, अच्छा नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। इन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ।
और एक बात और है, अगर ये लेक्चर आप 1 महीने बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है जुलाई 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइए। और मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है। एंड चैनल जो मेरा है, फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम पे, तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। एंड नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी, राइट। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में भी मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात करते हैं। नाम क्या है, सिस्टमैटिक, यानी बड़े सिस्टमैटिक वे से आप सपोज करिए, वही एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्कूल है उसमें 3000 बच्चे हैं, 100 बच्चे सिलेक्ट करना है सैंपल के लिए, ठीक है। अगर आप बहुत सिस्टमैटिक वे से, जो रिसर्चर है बहुत सिस्टमैटिक वे से इसमें से एलिमेंट्स पिक कर रहा है, बच्चे पिक कर रहा है, तो दैट वुड बी कॉल्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, जनरली ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो रेंडमली सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जो पहला एलिमेंट है रेंडमली सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद के जो एलिमेंट है ना वो एवरी nth एलिमेंट, ठीक है, एवरी nth एलिमेंट ये सिलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए स्कूल है, ठीक है, 3000 बच्चे हैं, 100 बच्चे सिलेक्ट करना है, तो शायद जो स्कूल का हेड है उसने डिसाइड कर लिया कि हर जो 5वां रोल नंबर है या हर 10th रोल नंबर जो है या हर 20th रोल नंबर को हम पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट वुड बी कॉल्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में जो एलिमेंट है वो पिक किए जा रहे हैं। या एग्जाम्पल लेते हैं, कोई गली है उसमें घर है, ठीक है, रिसर्चर को रिसर्च करनी है, लोगों से बात करनी है उस घर में, तो रिसर्चर ने डिसाइड किया है कि हर तीसरे घर में जाके वो बात करेगा, ठीक है, अपना डेटा कलेक्ट करेगा, तो दैट वुड बी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अगला क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो ये वो टेक्निक है सैम्पलिंग की जहां पे पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, स्ट्रेटिफाइड यानी डिवाइड किया जाता है इनटू नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रेटास, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग सबसे पहले तो कहां पे यूज होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वहां पे यूज होती है वेयर द डेटा इज नॉन होमोजीनियस, डेटा इज नॉन होमोजीनियस यानी एक जैसा डेटा नहीं है, तो वहां पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज किया जाएगा। वहां पे क्या किया जाएगा, जो पॉपुलेशन है उसको स्ट्रेटास में, ठीक है, स्ट्रेटास में डिवाइड कर दिया जाएगा, स्ट्रेटा मतलब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, एंड इसके बाद हर ग्रुप से कुछ एलिमेंट सिलेक्ट किए जाएंगे, तो दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। देखिए वही लिखा है, पॉपुलेशन इज स्ट्रेटिफाइड इनटू नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रेटास, एंड उसके बाद सैंपल आइटम सिलेक्ट किए जाएंगे हर स्ट्रेटा से, ठीक। और अगर हर स्ट्रेटा से जो एलिमेंट सिलेक्ट किए जा रहे हैं वो अगर सिंपल रैंडम तरीके से सिलेक्ट किए जा रहे हैं, जैसे ये जो स्ट्रेटा है इसमें से रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट किया गया, ये जो स्ट्रेटा है जो ग्रुप है उसमें रैंडमली किसी को सिलेक्ट किया गया, तो इस सैम्पलिंग को कहा जाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि पहले स्ट्रेटिफाइड किया गया यानी ग्रुप बनाए गए, उसके बाद उस ग्रुप से रैंडमली सिलेक्ट किया गया ना, तो इसलिए स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, सपोज करिए कि स्कूल है, ठीक है, स्कूल में जो हेड है, जो प्रिंसिपल है, उनको उनके पास आया कि आपको 24 बच्चे पिक करने हैं किसी रिसर्च के लिए या स्कूल का फीडबैक लेना है या जो कुछ भी, 24 बच्चे पूरे स्कूल से पिक करने हैं, ठीक। अब स्कूल में तो पूरी 12वीं तक क्लास है, 1 2 3 4 पूरी 12वीं तक क्लास है, ठीक है। और क्या हर बच्चा एक जैसा है, नहीं, 12th क्लास का स्टूडेंट अलग होगा, 10th का अलग होगा, 9th 8th सबका मतलब कह लीजिए इंटेलेक्चुअल लेवल भी अलग होगा, सबकी प्रेफरेंस भी अलग होगी, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है वो चाहते हैं कि हर टाइप के बच्चे से वो बात करें, क्लास 1 के भी स्टूडेंट से बात करें, क्लास 5th के भी, 7th का भी, 8th का भी बच्चा होना चाहिए उस ग्रुप में, ठीक है। तो वहां पे जो प्रिंसिपल है वो क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले स्कूल के जो बच्चे वो तो ऑलरेडी ग्रुप में डिवाइडेड है, ठीक है, स्ट्रेटा बना हुआ है ना, क्लास 1 का ग्रुप, क्लास 2 का, क्लास 3 का, क्लास 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ग्रुप बना हुआ है ना, 11 12 बना हुआ है। अब फिर प्रिंसिपल हर क्लास से 2 बच्चे पिक कर लेंगे सिंपल रैंडमली, ठीक है, हर क्लास से आप 2 बच्चे पिक कर लिए तो टोटल हो गए 24 बच्चे। अब इनसे अगर फीडबैक लेना है या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, स्ट्रेटास पहले से बने थे,
ठीक है, या नहीं बने हैं तो बना दिए जाते हैं, ठीक है, और फिर वहां से सिंपल रैंडमली 2 बच्चे सिलेक्ट किए गए। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कोटा सैम्पलिंग की। तो सबसे पहले तो कोटा सैम्पलिंग जो है, दिस इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। एंड इट इज अ पार्ट, मतलब इट इज अ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ जजमेंट सैम्पलिंग। ये जो कोटा सैम्पलिंग है, ये जजमेंट सैम्पलिंग का ही एक कह लीजिए फॉर्म है, ठीक है। इससे पहले जो हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ी थी, वहां पे हर स्ट्रेटा से जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, हर स्ट्रेटा से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो कभी कभार बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जो इंटरव्यूअर है, जो रिसर्चर है, उसको कुछ कोटाज दे दिए जाते हैं। मतलब कि रिसर्चर के पास ये राइट है कि वो एक्चुअल सिलेक्शन कर सकता है आइटम का फॉर सैंपल। ये रिसर्चर के जजमेंट पे डिपेंड करता है। ये बात समझ में आई? फिर से बताती हूँ। कोटा सैम्पलिंग में सपोज करिए यही स्कूल है, 3000 बच्चे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड पहले ग्रुप बनाओ, फिर उसमें से बच्चे सिलेक्ट करो, तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग, एक्सपेंसिव भी है। तो कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है उसको ये राइट दे दिए जाते हैं, उसे कोटा दे दिए जाते हैं। उससे कहा जाता है कि अपने जजमेंट के हिसाब से इसमें से बच्चे सिलेक्ट करो, ठीक है। तो दैट इज कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। एंड साइज ऑफ कोटा, जो साइज ऑफ कोटा है वो डिपेंड करता है कि ये जो मतलब स्ट्रेटा है उसका क्या साइज है, ठीक। तो दिस इज कोटा सैम्पलिंग, दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एंड ये एक जजमेंट सैम्पलिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है वो अपना जजमेंट यूज करता है फॉर सिलेक्शन ऑफ आइटम, ठीक है। इसको कोटा दे दिया जाता है टू बी फिल्ड, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा। यानी ये जो डिफरेंट स्ट्रेटा है, ठीक है, अलग अलग क्लासेस हैं, उनमें से इसको बच्चे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रेटा है, यहाँ पे उसको कोटा दे दिया जाता है कि अपने हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से हर स्ट्रेटा में से बच्चे सिलेक्ट कर लो। तो दैट इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। अगला जो है दैट इज क्लस्टर एंड एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर एंड एरिया सैम्पलिंग। तो क्लस्टर मतलब तो जानते हैं, क्लस्टर मतलब ग्रुप, समूह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। अभी तक हम क्या करते थे, हर ग्रुप से एलिमेंट सिलेक्ट करते थे ना, बट क्लस्टर सैम्पलिंग में थोड़ा सा अलग है कि पूरे के पूरे ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये बात समझिए, पूरे के पूरे ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कुछ स्कूल में कुछ काम आया, वही 3000 बच्चे हैं स्कूल में, ठीक है। कुछ हुआ कि 100 बच्चे आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक। अब तो जो स्कूल वाले हैं उन्होंने 100 बच्चों के ग्रुप बनाए, ठीक है। 3000 बच्चे थे, 100 बच्चे सिलेक्ट करने, ये 1000 लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। 100 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो स्कूल वालों ने कुछ बेसिस पे 100 बच्चों के ग्रुप बनाए, ठीक। 100 बच्चों के अलग अलग ग्रुप बने। तो अगर जो रिसर्चर है वो अगर क्लस्टर सैम्पलिंग यूज कर रहा है, तो क्या हुआ, ये सब क्या है, अलग अलग क्लस्टर है, ठीक है। तो जो रिसर्चर है वो किसी भी पूरे के पूरे क्लस्टर को जब सिलेक्ट करता है, ठीक है, एक क्लस्टर को ही पिक कर लेता है, तो दैट इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। ये वही चीज लिखी है, ग्रुपिंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को ग्रुप किया जाता है, एंड सिलेक्टिंग द ग्रुप, पूरे के पूरे ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है, रादर देन इंडिविजुअल एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट को नहीं सिलेक्ट किया जाता है, पूरे के पूरे ग्रुप को जब सिलेक्ट किया जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, एरिया सैम्पलिंग। एरिया सैम्पलिंग भी क्लस्टर सैम्पलिंग की तरह काफी कुछ सिमिलर है। एरिया सैम्पलिंग में क्या होता है कि पूरे के पूरे एरिया को क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, ग्रेटर नोएडा में अलग अलग एरियाज हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, गामा 1, गामा 2, गामा 3, बीटा 1, बीटा 2, जीटा 1, जीटा 2, कई सेक्टर्स हैं हमारे ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पूरे ग्रेटर नोएडा को अलग अलग सेक्टर के हिसाब से डिवाइड किया, ठीक। अब रिसर्चर को करनी है अगर रिसर्च, और वो अगर एरिया सैम्पलिंग यूज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, किसी भी एरिया को रेंडमली पिक करेगा। सपोज करिए उसने जीटा 1 को पिक कर लिया, ठीक है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एरिया सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो टोटल एरिया है इसको डिवाइड किया जाता है स्मॉल नॉन ओवरलैपिंग एरिया में, जिसे ज्योग्राफिकल क्लस्टर कहते हैं, और उसके बाद जो स्मॉल एरिया है उसे रेंडमली सिलेक्ट किया जाता है अपनी रिसर्च के लिए, तो दैट वुड बी कॉल्ड एरिया सैम्पलिंग, ठीक। अब आखिरी पढ़ते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज यानी कई स्टेजेस में हो रही है, ठीक है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जैसे सपोज करिए कुछ रिसर्च करनी है, उसके लिए इंडिया से, ठीक है, इंडिया से 1000 लोगों को सिलेक्ट करना है, इंडिया से 1000 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो अगर रिसर्चर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग यूज कर रहा है,
तो वो क्या करेगा, इंडिया में सबसे पहले क्या है, स्टेट्स हैं। इंडिया में सबसे पहले जितने भी स्टेट्स हैं उनकी लिस्ट लेगा, उनमें से कोई एक रेंडमली कोई स्टेट सिलेक्ट करेगा। फिर अब स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। फिर अगले लेवल पे आएगा डिस्ट्रिक्ट पे, सपोज करिए उत्तर प्रदेश सिलेक्ट हुआ। अब उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें से आप कोई एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद एक टाउन सिलेक्ट करेगा। टाउन सिलेक्ट हो गया, उसके बाद एक लोकेलिटी सिलेक्ट करेगा। लोकेलिटी सिलेक्ट हो गई, कोई सोसाइटी सिलेक्ट करेगा। सोसाइटी सिलेक्ट हो गई, फिर एक फैमिली सिलेक्ट करेगा अपने रिसर्च के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मल्टी स्टेट, पहले स्टेट राज्य सिलेक्ट किया, फिर जिला डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया, फिर टाउन सिलेक्ट किया, लोकेलिटी सिलेक्ट किया, सोसाइटी सिलेक्ट किया, फिर उस फैमिली को सिलेक्ट किया, फिर वहां से डेटा लिया। तो ये क्या है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ठीक। एंड मल्टी स्टेज सैंपलिंग में हर स्टेप पे अगर वो सिंपल रैंडम यूज कर रहा है, जैसे भारत में तो बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है, बट अगर वो रैंडमली किसी स्टेट को सिलेक्ट कर रहा है तो उसे कहा जाएगा मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से वो करेगा मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग, राइट। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक जरूर किया करिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर दिन मैं लेक्चर वीडियो ला रही हूँ। आप लोगों ने ही बताया कि आपका आरएम का एग्जाम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लेक्चर वीडियोस कवर कर रही हूँ, टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। तो प्लीज मुझे मोटिवेट जरूर करते रहा करिए, ताकि मैं इसी तरीके से लेक्चर वीडियो लाती रहूं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।